हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। राधे राधे, राम राम। है ना? सभी बच्चे, आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो कल की क्लास में हमने परमेय संख्याओं के गुणधर्मों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे। जैसे परमेय संख्याओं का जोड़ना क्या होता है, घटाना क्या होता है, गुणा करना क्या होता है, विभाजन क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है। इन चीजों पर हमने कल की क्लास में चर्चा करी थी। आज की क्लास में हम परमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो परमेय संख्याओं के गुणधर्मों में सबसे पहला जो गुणधर्म आता है बच्चा, वो आता है समृद्ध गुणधर्म। आपकी प्रश्नावली जो एक है उसमें ये गुणधर्म पढ़ लिए, इसका मतलब ये समझो आपकी प्रश्नावली खत्म, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ गुणधर्म पूछे गए है ना। तो गुणधर्मों को अपन अच्छे से समझेंगे। तो इसमें परमेय संख्याओं का जो पहला गुणधर्म है उसका नाम है समृद्ध गुणधर्म। क्या नाम है? समृद्ध गुणधर्म। तो इसकी देखो परिभाषा क्या है कि परमेय संख्याएं, परमेय संख्या हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं कि परमेय संख्या क्या होती है और कैसी होती है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए हो तो मुझे आप बता सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपकी रहती है तो मुझे बताया करें, मैं आपकी क्लियर करा करूंगा। तो परमेय संख्याएं योग व्यवकलन, योग का मतलब आप समझते हैं जोड़ना, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना या घटाव। योग, व्यवकलन, गुणा व विभाजन के अंतर्गत समृद्ध कहलाएंगे। मतलब इन चारों के अंदर समृद्ध कहलाएंगी, लेकिन कंडीशन है यदि परमेय संख्याओं पर ये संक्रिया करने पर, ये संक्रिया का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, इन चारों को हम जब करें संक्रियाओं को करने पर पुनः एक परमेय संख्या प्राप्त हो जाए। पुनः एक परमेय संख्या का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो मैं अगर 3+2 कर दूं तो जोड़ने के बाद ये संक्रिया हुई, कौन सी संक्रिया हुई? योग संक्रिया। योग संक्रिया हुई तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ? हमें 5 प्राप्त हुआ। तो ये जो 5 है वो क्या परमेय है? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल परमेय है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन क्रियाओं को करने पर पुनः एक परमेय संख्या है, मतलब जो उत्तर आएगा वो हमारा परमेय संख्या ही होना चाहिए। तो फिर वो इसमें क्या होगी? समृद्ध गुणधर्म का पालन करेगी। ठीक है? अब देखो, इसने हमें 4 संक्रियाएं दी हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अब देखो, अब इनको पहले लिख लेते हैं और एक एक करके समझेंगे। जैसे मान लो अगर मैं पहली संक्रिया a+b, दो परमेय संख्या है, क्योंकि उसने बोला है कि परमेय संख्याएं, तो हमें सिर्फ परमेय संख्या ही लेनी है, उसके अलावा कुछ नहीं लेना। तो अगर हम दो परमेय संख्या, मान लो कोई एक पहली परमेय संख्या a है, दूसरी b है, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो मुझे c प्राप्त होगा, c का मतलब तीसरी परमेय संख्या। अगर जो तीसरी संख्या मुझे प्राप्त होगी, ये संख्या मुझे परमेय संख्या चाहिए। कौन सी संख्या चाहिए? परमेय संख्या। अगर ये तीसरी संख्या, कहने का मतलब जब हम जोड़ेंगे दो संख्याओं को, जो तीसरी संख्या हमें मिलेगी अगर वो परमेय होगी तभी वो समृद्ध गुणधर्म का पालन करेगी। किसमें? योग में। योग में मतलब जोड़ में। ठीक है? दूसरी मान लो अगर दो संक्रिया है, सॉरी दो कोई संख्या है a और b, अगर इसमें मैं व्यवकलन वाली संक्रिया लगाऊंगा, व्यवकलन का मतलब घटाओ, और जो मुझे c का मतलब तीसरी संख्या, अगर ये मुझे परमेय मिलेगी तो ही वो क्या होगी? व्यवकलन में समृद्ध गुणधर्म का पालन करेगी। आप समझ पाए? चलो, तीसरी है गुणा, a गुणा b, मतलब ये दो संख्याएं हैं, अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा, इन दोनों संख्याओं का गुणा करूंगा तो जो मुझे तीसरी संख्या मिलेगी मतलब c, वो कैसी होनी चाहिए? परमेय। अगर वो तीसरी संख्या परमेय होगी, या कहें कि उसका जो उत्तर आएगा वो अगर परमेय संख्या होगा, तो ही वो संख्याएं गुणा में समृद्ध गुणधर्म का पालन करेंगे। ठीक है ना? अब लास्ट बचती है भाग वाली। तो a भागित b बराबर c, मतलब अगर हम इन दोनों का भाग करेंगे और जो उत्तर हमें मिलेगा अगर वो परमेय संख्या होगा, कैसी होगी? परमेय संख्या होगी, तो ही वो संख्या भाग में समृद्ध गुणधर्म का पालन करेगी। अब इनको समझेंगे अपन उदाहरण के साथ। उदाहरण आप जैसी संख्याओं का लेना चाहो वैसी का ले सकते हो, मैं लेकिन यहाँ इसको समझाने के पर्पज से सिंपल सी संख्या ले लूंगा। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं a, मतलब क्या मैं 2/3 ले सकता हूं? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल ले सकते। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या, हमें इन संक्रियाओं को करने के लिए परमेय संख्या की ही जरूरत होगी। तो मैं a को 2/3 मान लेता हूं
और b को मान के चलो मैं 5/6 मान लेता हूं। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? अब हम पहले बात करेंगे इस पे, योग पे। तो योग बराबर कर लेंगे क्योंकि हम योग वाली संक्रिया हल कर रहे हैं, तो बराबर। अब इन दोनों को जोड़ो, a और b को जोड़ो। a की वैल्यू 2/3 प्लस b की वैल्यू 5/6। अब मुझे बताओ, ये चीज हमने कल की क्लास में भी सीखी थी कि दो परमेय संख्याओं का जब गुणा होगा, जोड़ होगा, भाग होगा और घटा होगा, तो जोड़ और घटा में एक कंडीशन लगती है कि जो नीचे वाली संख्या होंगी उनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा बच्चा, वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। अगर जिन बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं आता वो मुझे बता सकते हैं, मैं एक पर्टिकुलर क्लास एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर लेके आ जाऊंगा। तो देखो 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, 6 का 6 में जाएगा एक बार, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5। तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9/6। इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 3 तरह के 9, 3 दूनी 6, तो 3/2 a प्लस बी, ये हो गया। और इनका जो उत्तर आया, कहने का मतलब जो सी आया है वो हमारा कितना आया है? 3/2। कितना आया है? 3/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3/2 है, क्या वो परमेय संख्या है? तो आप सभी बच्चे बोलेंगे कि हाँ सर बिल्कुल 3/2 जो है वो परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये p/q का रूप बन गया और q बराबर 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी होगी? परमेय संख्या होगी। यहां तक समझ गए आप? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि ये जो संख्या है या ये जो संक्रिया है जोड़ वाली, कौन सी? जोड़। जोड़ का मतलब योग वाली। योग वाली संक्रिया जो है वो समृद्ध गुण धर्म का पालन करती है। यहां तक ठीक है? चलो, अब दूसरे नंबर पर आएगा व्यवकलन वाली, है ना? व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब आप जानते हैं, घटाना। इन्हीं दो संख्याओं को ले लो, बार बार चेंज क्या करेंगे? परमेय संख्या लेनी है अपने को, तो सीधी सी बात है। 2/3 माइनस के 5/6 बराबर, दोनों का एलसीएम कितना? 6। दोनों का एलसीएम कितना? 6। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 का 4 से करेंगे तो 4, माइनस 6 का 6 में एक बार और 5 का देंगे तो एक बार, बराबर माइनस के 5 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 1। तो माइनस का 1/6। अब आप बोलोगे, या फिर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा क्या माइनस के 1/6 ये हमें सी प्राप्त हो गया? a माइनस बी करने पे हमें उत्तर जो मिलेगा वो सी होगा। तो सी अगर परमेय संख्या होगी तो ये समृद्ध गुण धर्म का पालन करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अगर मैं आपसे बोलूंगा बच्चा क्या ये माइनस की 1/6 परमेय संख्या है, तो अगर आपने कल की क्लास को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप बता पाएंगे सर बिल्कुल माइनस के 1/6 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जो 1 और 6, या मैं आपसे बोलूंगा जो p और q, क्योंकि p/q का रूप होता है कि नहीं होता परमेय संख्या, तो जो p और q है वो दोनों कैसे होते हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। और पूर्णांक संख्या माइनस की भी होती है और प्लस की भी होती है। तो ये p/q का रूप बन गया, तो इसका मतलब माइनस के 1/6 कैसी है? परमेय संख्या। अगर ये परमेय संख्या है, कहने का मतलब हमें दोनों का गुण भाग घटाव करने पर अगर जो उत्तर आएगा वो भी हमें परमेय संख्या मिल जाए, तो इसका मतलब ये वाली संख्याएं व्यवकलन में समृद्ध गुण धर्म का पालन करती हैं। अगर हमें परमेय संख्या नहीं मिलेगी तो वो पालन नहीं करेगी। ठीक है? चलो, अब लेंगे अपन तीसरा, a गुणा b। तो a हमारा 2/3 है, गुणा b हमारा 5/6 है। और गुणा को मैं आपको अच्छे से कल की क्लास में चारों चीजों को समझा चुका हूं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अगर भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग आपको सीखने तो आप मुझे बताइए, मैं पर्टिकुलर वीडियो, छोटी छोटी वीडियो चीजों की लेके आता रहूंगा आपके लिए। या फिर इसको चलने दो, जैसे ही अपना मैथ कंप्लीट होगा तो मैं छोटी छोटी, जैसे भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया, बॉड मास हो गया, ऐसी छोटी छोटी वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है ना? चल, तो देखो भिन्नों के गुणा में मैंने आपको चीज बताई थी, अंश का गुणा अंश से होगा और हर का गुणा हर से होगा। तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे 10, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18। 2 से काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 पंजे 10, 2 नंबे 18। क्या आप मुझे बताओ 5/9 है, क्या वो परमेय संख्या है?
5/9 है, क्या वो परमेय संख्या है? तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि p/q का रूप बन गया, q बराबर 0 भी नहीं है, और जो 5 और 9 है वो दोनों के दोनों कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसका मतलब गुणा में भी ये समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। समझ में आ गया? चलो अब इसका लास्ट है बच्चा भाग, या हम बोलेंगे विभाजन। एक ही बात है, विभाजन या भाग। पहली संख्या हमारी 2/3 भाग 5/6। मैंने इससे विभाजन वाली चीज को समझाने के साथ साथ में आपको एक चीज और पढ़ाई थी, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। उल्टा तो इसको भाग को कैसे करते हैं? पहली वाली संख्या को 9 की 2 रखेंगे और भाग की जगह पे गुणा लगाएंगे। जैसे ही गुणा लगाएंगे तो जो दूसरी वाली संख्या होगी, या कहेंगे लास्ट वाली जो संख्या होगी, उसका अपन कर देंगे बच्चा उल्टा। उल्टे का मतलब 6/5। तो देखो 3 से ये कट जाएगी 2 बार, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगी 4, और नीचे बचेगा 5। तो संख्या क्या बनी हमारी? 4/5। संख्या हमारी क्या बची? 4/5। जो हमें सी मिली है वो क्या मिली है? 4/5। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा 4/5 क्या परमेय संख्या है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए कि सर बिल्कुल 4/5 कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। तो अगर ये परमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? कि विभाजन में भी ये संख्या या ये संक्रिया विभाजन में ये समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। यहां तक ठीक है? ये हमारा पहला गुणधर्म है वो कंप्लीट हुआ। अगर इससे रिलेटेड इसमें से ये चारों चीजों में से कोई भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और डिटेल में समझा सकता हूं। ठीक है? अगर समझ में आ गया हो, अब अपन आगे चलते हैं, इसका सेकंड गुणधर्म पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना? चलो देखो, तो दूसरा कौन सा है अपना नियम? गुणधर्म कौन सा है? क्रम विनिमयता। विनिमयता, क्रम विनिमयता का मतलब होता है क्रम को बदलने पर, है ना? अब इसको देखेंगे। परमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणा व विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय कहलाएंगी यदि, मतलब इन चारों में क्रम विनिमय कहलाएंगी यदि। यदि का मतलब होता है लेकिन तब इन संक्रियाओं में परमेय संख्याओं के क्रम को बदलने पर उत्तर समान रहे। पहले मैं इनको लिख देता हूं। जैसे पहले नंबर पर जो आती है आपकी, मतलब जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखी सभी में वही आएगी सेम। मान लो दो परमेय संख्या है, जैसे मैं अगर इनको जोड़ूं, a प्लस बी को जोड़ूं, अब b प्लस a कर दूं। दूसरे नंबर पर आएगा अपना a माइनस बी करूं या b माइनस a करूं, a गुणा b करूं या फिर b गुणा a करूं, a भागिंत b करूं या फिर b भागिंत a करूं। यहां तक ठीक है? अब देखो, ये मैंने इसलिए क्यों लिखी है, ऐसे क्यों लिख दी, पहले के जैसे क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हमने लाइन के हिसाब से लिखा है। विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमय कहलाएंगे यदि इन संक्रियाओं में परमेय संख्याओं के, ये दोनों परमेय संख्याएं के क्रम को बदलने पर, तो हमने क्रम बदल लिया, मतलब यहाँ a प्लस बी था तो हमने b को पहले ले लिया, a को बाद में। यहाँ a पहले है, b बाद में, यहाँ b पहले है, a बाद में। ऐसे ही माइनस में a पहले है, a बाद में, b बाद में है, b पहले है। मतलब हमने सिर्फ क्रम को बदला है। क्रम को बदलने पर उत्तर समान रहे, मतलब उत्तर वैसा का वैसा ही आए। अगर उत्तर समान आएगा तो वो क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करेगी। अगर उत्तर समान नहीं आया तो इसका मतलब वो क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं करेगी। ठीक है? अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कैसे। एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हो, परमेय संख्या में जैसे p/q के रूप में भी ले सकते हो या सिंगल संख्या भी ले सकते हो, लेकिन इसको समझने के लिए हम सिंगल वाली संख्या ले लेंगे, जिससे हमें समझने में ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े और ज्यादा टाइम भी खराब ना हो, है ना? तो देखो, जैसे मान के चलो अगर मैं a की जगह पे 4 ले लूं और b की जगह पे कुछ भी ले सकते हो आप, 6 ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो, आपके दिमाग में जो आ जाए वो संख्या ले लो। अब हम पहले ही बात करेंगे बच्चा योग के ऊपर। किसके ऊपर? योग। अब इस संक्रिया को करो योग में, पहले योग वाली संक्रिया करेंगे। तो जैसे a की वैल्यू 4 है प्लस b की वैल्यू 6 है, लेकिन अब हम इसके क्रम बदलेंगे तो b की वैल्यू 6 है प्लस a की वैल्यू कितनी है?
4। तो देखो 4 + 6 करेंगे तब भी 10 आएगा और 6 + 4 करेंगे तब भी 10 आएगा। जरा देखना इनके उत्तर में कोई भी फर्क है क्या? इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। कहने का मतलब उत्तर कैसा आया बच्चा? उत्तर समान आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल उत्तर समान आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग में ये क्रमबद्धता के गुणधर्म का पालन करती है। योग में क्रमबद्धता के गुणधर्म का पालन करती है। यहां तक ठीक है? चल अब इसका जो दूसरा है बच्चा, दूसरा आता है अपना व्यवकलन। दूसरा अपना क्या आता है? व्यवकलन। और व्यवकलन को मैं अब बार बार आपको नहीं बताऊंगा, दिमाग में रख लो, समझ लो। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना। घटाना या घटाओ एक ही बात है ना। अब इसको देखेंगे तो देखो a - b और b - a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 4 है। माइनस के 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? -2। इधर 6 में से 4 जाएगा तो 2। अब आप मुझे बता सकते हैं क्या ये दोनों समान है? क्या आप बता सकते हैं क्या उत्तर समान है? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, उत्तर समान नहीं है। अब आप कुछ लोग बच्चे सोचेंगे कि ये भी 2 है ये भी 2 है। नहीं बच्चा, ये -2 है और ये +2 है। तो क्या ये दोनों आंसर सेम है? ये -2 है लेकिन ये कैसा है? +2। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा? जो व्यवकलन वाला हिस्सा है ये जो है वो क्रमबद्धता के गुणधर्म का पालन नहीं करेगा। व्यवकलन जो है वो क्रमबद्धता के गुणधर्म का पालन नहीं करेगा। समझ पाए आप यहां तक? चलो अब इसका तीसरा देखेंगे। तीसरा है बच्चा अपना गुणा। गुणा में देखेंगे a गुणा b मतलब 4 गुणा 6 और b गुणा a मतलब 6 गुणा 4। 4 6 के 24 बराबर 6 चौके 24। तो इसका मतलब कि क्या हुआ बच्चा? क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ दोनों के आंसर समान है, उत्तर में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उत्तर समान है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गुणा वाला पार्ट है वो क्रमबद्धता के गुणधर्म का पालन करता है। यहां तक ठीक है? चलो अब लास्ट बचा है अपना विभाजन वाला। कौन सा बचा है? विभाजन। देखो तो विभाजन में क्या है? a भागिंत b, तो मतलब a की वैल्यू 4 है भागिंत 6 बराबर और b बट्टे 6 बट्टे मतलब 4 हो जाएगा। तो देखो अगर इसका करेंगे तो वैसे तो यही देख लो, ये 4/6 है, ये 6/4 है। तो उत्तर तो बिल्कुल भी बराबर नहीं, समान नहीं है। लेकिन और भी करके देख लो। अगर हम इसको करेंगे तो देखो ये हो जाएगा अपना 0.6636। ये ऐसे चलता जाएगा है ना बराबर। और इसको करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, मतलब ये 0.66 करके आगे जा रहा है। तो ये 1.5 करके आ रहा है। तो क्या उत्तर समान है? अब आप बोलोगे कि सर उत्तर बिल्कुल भी समान नहीं है। अगर उत्तर समान नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो विभाजन वाला भाग है, विभाजन वाला जो भाग है वो अपने क्रमबद्धता गुणधर्म का पालन नहीं करता। ये जो विभाजन वाला हिस्सा है वो क्रमबद्धता गुणधर्म का पालन नहीं करता। इसी के साथ अपना दूसरा गुणधर्म भी कंप्लीट होता है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं गुणधर्म नंबर 3 पर। देखो तीसरा गुणधर्म क्या है अपना? साहचर्यता। परमीय संख्याएं योग व्यवकलन गुणा व विभाजन के अंतर्गत साहचर्य होंगे यदि ये आपके लिए संक्रियाएं दे रखी हैं। अगर इनका ये संक्रिया इसके बराबर हो गई तो ये इसका गुणधर्म का पालन करेगी। ये दोनों बराबर हो गई तो इसका ये बराबर होंगे तो धर्म का पालन करेंगे। और ये दोनों भी बराबर होंगे तब ये इसके गुणधर्म का पालन करेंगे। अगर इन दोनों का आंसर जो बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करेंगे। अब इसको समझेंगे।
चलो सबसे पहले अपन योग के लिए करेंगे। देखो आप चाहो तो पी बटे क्यू के रूप की भी परमेय संख्या एग्जाम्पल में ले सकते हो, लेकिन मैं तो एक क्वेश्चन को जल्दी और सरल से हल करने के लिए, समझाने के लिए सिंपल संख्या ले लेता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं ए की जगह पे मान के चलो मैं 7 ले लूँ और बी की जगह पे अगर मैं 5 ले लूँ तो ये क्या होगा। तो पहला है देखो ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस बी, अच्छा सी हो रहा है इसमें है ना, तो सी को ले लेते हैं अपन 4 प्लस सी 4 आएगा बराबर। अब अगला क्या रहेगा a प्लस बी, तो a की वैल्यू है 7 प्लस b प्लस सी कितना है 5 प्लस 4, 7 प्लस 5 12, 12 और 4 16 बराबर 7 प्लस 9, तो देखो ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। जरा देखना क्या दोनों के उत्तर समान है, एक दूसरे के बराबर है। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। अगर दोनों के बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ योग के लिए ये संक्रिया साहचर्य गुणधर्म का पालन करती है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट अपना क्या है व्यवकलन। व्यवकलन, व्यवकलन में क्या है a माइनस बी, तो 7 माइनस 5 माइनस सी की वैल्यू है 4 बराबर ए की वैल्यू है 7 माइनस बी की वैल्यू है 5 माइनस 4, ठीक है। 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 माइनस 4 बराबर 7 माइनस 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 बचेगा लेकिन माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस का बन जाएगा। माइनस के 4 में से 2 जाएगा तो माइनस के 2 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। क्या ये दोनों आंसर बराबर हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। क्या ये दोनों आंसर बराबर हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करेगा, लेकिन किसमें व्यवकलन में। व्यवकलन जो है वो साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करेगा। यहां तक ठीक है। चलो थर्ड है अपना गुणा। तो देखो गुणा में क्या है a गुणा बी, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 5 है, गुणा सी, सी की वैल्यू 4 है बराबर ए की वैल्यू 7 है गुणा बी कितना है 5 गुणा सी कितना है 4। तो देखो 7 5 35, 35 गुणा 4 इधर 7 गुणा 4 पंजे 20, तो 35 चौके होता है 140 बराबर, तो 20 सत्ते भी कितना होता है 140। जरा देखना क्या दोनों के आंसर समान है। क्या दोनों के आंसर समान है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अगर दोनों इससे बराबर हैं, अगर मैं इसको मान के चलो थोड़ी देर के लिए RHS बोलूं या इसको LHS बोल लूं, कुछ भी बोल दीजिए आप, इसको LHS बोल लीजिए, इसको RHS बोल दीजिए। क्या दोनों इससे बराबर हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब हुआ कि गुणा में ये साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। ठीक है। चलो इसका जो चौथा है वो है विभाजन। कौन सा है विभाजन। विभाजन में करेंगे a भागित b, a भाग b भाग c बराबर a भाग b भाग c, ठीक है। तो इसमें करेंगे देखो a भाग b, a की वैल्यू है 7 b की वैल्यू है 5, ये हो गया, भाग c की वैल्यू है 4 बराबर a की वैल्यू है 7 भाग b की वैल्यू है 5 बट्टे 4। अब 5 बट्टे 4 क्यों आया आप समझ गए होंगे, क्योंकि b भागित c, तो b में भाग देंगे c का। यहां तक ठीक है। चलो अब देखो 7 बट्टे 5 भागित 4 बराबर 7 भागित 5 बट्टे 4। अब एक चीज मुझे बताओ, जो हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था कि यहाँ पे सिंगल संख्या आ जाए या फिर बटे वाली संख्या आ जाए, भाग में हमें एक ही चीज करनी है, क्या व्युत्क्रम दूसरी संख्या का। 7 बटे 5 नोगी तो रहेगी, भाग की जगह पे गुणा कर देंगे। अब 4 बटे 4 को मैं 4 बटे 1 लिख सकता हूँ, 7 को मैं 7 बटे 1 लिख सकता हूँ। कोई फर्क है, क्योंकि 1 का भाग देंगे तो संख्या पर कोई फर्क नहीं आएगा। तो गुणा करते ही ये संख्या क्या हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा 1 बटे 4। ऐसे ही इसका 7 बटे 1 का 7 बटे 1 गुणा करते ही ये हो जाएगी 4 बटे 5।
तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 चौके 20 बराबर ये हो जाएगा 7 चौके 28 बटे और 5 एकम 5। यहां तक ठीक है। अब आप मुझे क्या बताओगे, क्या ये दोनों भाग बराबर हैं? क्या ये दोनों भाग बराबर हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, ये दोनों भाग बराबर हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें आप भाग देने जाओगे तो ये हो जाएगा 0.30 मान के चलो, और ये हो जाएगा 5 25 5.6। तो क्या ये दोनों बराबर हुए? आप बोलोगे सर नहीं। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये सहचर्यता के गुणधर्म का पालन नहीं करता। इसका मतलब इसमें गुणा वाला पार्ट है वो सहचर्य गुणधर्म का पालन करेगा, और जो जोड़ वाला है, जोड़ और गुणा दोनों सहचर्य का पालन करेंगे, और माइनस और भाग ये दो सहचर्य के गुणधर्म का पालन नहीं करते। ठीक है ना? चलो, तो ये अपने 3 गुणधर्म थे, ये तीनों कंप्लीट हुए। अब अगले वाले गुणधर्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखो, अब इसमें क्या है, अगला गुणधर्म योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। अब देखो इसमें क्या रहेगा, जैसे मान लो आपके लिए 3 संख्या होंगी, परमेय संख्या मान के चलो, ऐसे ए बी और सी। अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जस्ट इसके पहले की तरह सहचर्य गुणधर्म की तरह, अगर ये LHS और RHS दोनों इक्वल बैठेंगे तो इसका मतलब ये इसका पालन करेगा। या फिर और दूसरी चीज ये इस तरीके से, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा, योग एवं व्यवकलन की गुणन की वितरकता का नियम इसमें लागू हो जाएगा। जैसे कि देखो, मैं मान के चलो, अगर मान लू a बराबर जैसे मान लो 2 है, b बराबर मान के चलो मैं 3 मान लेता हूं, और c बराबर मैं 4 मान। ठीक है, अब इनको हल करेंगे। जैसे अगर a की जगह पे मान के चलो मैं 2 रख लूं, b की जगह पे 3 प्लस, और यहाँ c की जगह पे कितना है 4 बराबर। अब ये हो गया। अब इधर इसकी जगह पे रखो, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह का मतलब क्या हुआ, a गुणा b, तो a गुणा b करेंगे तो 2 गुणा 3 प्लस, और दूसरा है ac, ac का मतलब ये और ये है ना, तो a कितना है 2 गुणा c कितना है 4। अब इनको हल करो तो देखो 2 गुणा ब्रैकेट और 2 के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह, 3 और 4 कितना हुआ 7, और ये कितना 2 3 6 प्लस 2 चौके 8, तो ये हो गया 7 दूनी 14, और ये 6 और 8 कितना हुआ 14। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? आप परमेय संख्या भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि सर ने अगर सिंगल सिंगल लिया है तो आप भी सिंगल लो, आप बटे वाली संख्या भी ले सकते हो, जैसे 2/3 या 4/5 6/7 या 8 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तो समझाने के लिए छोटी संख्या ली जिससे समझ में आसानी से आ जाए। अच्छा, अगर ये है बराबर है तो इसका मतलब इस पे कौन सा लगेगा, योग पर गुणन की वितरकता वाला गुणधर्म लागू हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन इस तरीके से होगी, तब ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन बन रही है और उसमें क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं, तब जाके वो गुणधर्म आपको लिखना है। अगर हम इसी जगह पे दूसरे वाले के लिए अगर करेंगे तो देखो, दूसरे वाले में सेम है, a की वैल्यू है 2, b माइनस सी, तो 3 माइनस का 4 बराबर। अब ए बी क्या है, ए बी क्या है 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, ए सी 2 गुणा 4, 2 गुणा 4। अच्छा ये देखो 2 3 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस का 1, अगर गुणा -1 करेंगे तो क्या आएगा 2 3 6 और माइनस के 8। अगर मैं यहां देखूंगा तो देखो 2 का गुणा -1 से करेंगे तो -2 आएगा बराबर, माइनस के 8 में से प्लस का 6 जाएगा तो ये भी कितना बचेगा माइनस के 2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, व्यवकलन पर गुणन की वितरकता वाला गुणधर्म लागू हो जाएगा या लग जाएगा। ठीक है ना, आप समझ पाए होंगे। अगला देखो गुणधर्म हमारा कौन सा है, योज्य तत्समक। क्या है, योज्य तत्समक। अब तत्समक का मतलब समझिए, योज्य का मतलब तो आप समझ गए, एक तरीके से जोड़ना हो गया है ना, लेकिन तत्समक का मतलब समझिए। योज्य का मतलब जोड़ना हो गया, तत्समक का मतलब कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको हम उस परमेय संख्या में जोड़ दें। मान के चलो कोई परमेय संख्या, जैसे मान लो मैं बोलूं आपसे कि 2 है,
कोई परमेय संख्या 2 है। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 2 मानना है 2 मानो, 4 मानना है 4 मानो। आज जैसे मान लो मैं अगर इसको 2/3 भी मान लेता हूँ, मान के सपोज को, अभी आप इस वाले एग्जांपल से पक्के होंगे कि नहीं सर सिंगल संख्या वाला ही ले रहे हैं, डबल वाला ले रहे हैं ना, बटे वाला। अगर ये कोई परमेय संख्या है, कैसी संख्या है? परमेय संख्या। अगर किसी परमेय संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं मैं जिससे इस संख्या पर कोई फर्क ना पड़े या फिर इस संख्या में कोई भी चेंजेज ना आए, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए? अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसमें 1 जोड़ने बैठ जाऊंगा तो यहाँ 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट बन जाएगा 5/3। तो क्या ये संख्या चेंज हुई? आप बोलोगे सर बिल्कुल हुई। इसका मतलब ये बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या लूं कि जिसको मैं उस परमेय संख्या में जोड़ूं तो वो संख्या बिल्कुल भी चेंज ना हो। तो अब मुझे एक चीज आप बताओ, 6 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 6। अगर मैं 1 लाख में मान के चलो, अगर मैं 0 जोड़ दूंगा तो कितना आंसर आएगा? वही 1 लाख आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं मान लो 7 में 0 जोड़ दूंगा तो 7 आएगा। कहने का मतलब ये चीज तो आप छोटी क्लासों में समझ गए होंगे कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने से, घटाने से उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी जेब में मान के चलो 100 रुपए रखे हैं, अगर मैं आपको 0 दे दूं तो क्या वो 100 रुपए बढ़ेंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे 0 ले लूंगा तो क्या आपके 100 रुपए घटेंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। समझ पाए ना मेरी चीज बात को? कहने का मतलब ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको किसी परमेय संख्या में जोड़ूं तो वो संख्या चेंज ना हो, तो वो संख्या कौन सी होगी? 0। तो वही उसने बोला है, योज्य तत्समक क्या बोला है? परमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। मतलब जो शून्य है, वो 0 जो है वो सभी परमेय संख्याओं के लिए क्या है? योज्य तत्समक या ओनली तत्समक भी आप बोल सकते हैं, जिससे किसी भी परमेय संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मान के चलो यहां पर जो ए है ना, वो ए क्या है? एक परमेय संख्या। जो ए है वो क्या है? एक परमेय संख्या। तो ये जो 0 है, ये 0 जो है बच्चा वो है आपका तत्समक। 0 क्या है? तत्समक। अगर किसी भी परमेय संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ कि परमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। अब हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो हमेशा उसका अंतर वो संख्या ही होगा। ये समझ गए थे? चलो अब इस पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है अपना गुणात्मक तत्समक। नेक्स्ट गुणधर्म कौन सा है? गुणात्मक तत्समक। तत्समक का मतलब समझ गए ना आप? ऐसी संख्या जिसका हम किसी भी परमेय संख्या में योग करें या फिर उसका भी गुणा के लिए है, गुणात्मक तत्समक है तो गुणा के लिए होगा। अगर हम किसी भी परमेय संख्या में उस संख्या का गुणा करें तो हमें वो संख्या ही प्राप्त हो। जैसे कि अभी यहाँ पर देखो ये क्या इक्वेशन है? a गुणा 1, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? a प्राप्त हुआ। इसका कहने का मतलब जैसे मान लो मैंने परमेय संख्या ली 2/5, ये क्या है? एक परमेय संख्या है। अगर मैं इसमें 1 का गुणा करूंगा तो आप 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं। तो देखो 2 का गुणा अगर हम 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5। जरा देखना हमें 2/5 ही प्राप्त हुआ है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 1 है वो किसी भी परमेय संख्या के लिए क्या है? गुणात्मक तत्समक है। ठीक है ना? आप कोई भी संख्या ले लो, आप p/q का रूप ले लो या फिर सिंगल संख्या भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैं आपसे बात करूंगा ओनली 6 कैसी है? अच्छा सॉरी 6 है। 6 के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होगा? 6 के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें ऐसी संख्या चाहिए जिससे इसका गुणा करें तो हमें 6 ही प्राप्त हो। और आपको पता है किसी भी संख्या में अगर गुणा करेंगे और हमें अगर वही संख्या चाहिए तो हमेशा 1 से ही गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेय संख्या के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। जो 1 है वो सभी परमेय संख्याओं के लिए क्या है? एक गुणात्मक तत्समक है या कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ पाए आप लोग? योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता हो गया। नेक्स्ट योज्य तत्समक हो गया, ये गुणात्मक तत्समक हो गया। अभी 2 गुणधर्म और बचे हैं, उनके बारे में और चर्चा करेंगे, फिर अपनी प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट गुणधर्म कौन सा अपना? योज्य प्रतिलोम। अभी क्या था?
तत्समक था मतलब योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। तत्समक का मतलब होता है कि हमने उस संख्या में क्या जोड़ा है जिससे हमें वही संख्या प्राप्त हो जाए, या फिर उस परिमेय संख्या में किस संख्या से गुणा किया जाए जिससे हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। ये था किसमें, तत्समक में। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम जो है, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इस प्रतिलोम को अब अच्छे से ध्यान रखना, ये चीज आपको भाई रटनी पड़ेगी, एक तरीके से नुमान समझनी भी पड़ेगी और रटनी भी पड़ेगी। प्रतिलोम का मतलब होता है, प्रतिलोम को बच्चा हम व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम। और हम स्टार्टिंग की थ्योरी में मैं आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में यानी कि कल की क्लास में मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अभी हमने जब देखा था कि परिमेय संख्या का हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना होता है, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे। ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या में, मतलब मान के चलो मैं किसी भी परिमेय संख्या को a मान लेता हूं, ये क्या है अपनी एक परिमेय संख्या, ये क्या है, एक परिमेय संख्या। जो दी गई परिमेय संख्या में जोड़ने पर योगात्मक तत्समक प्राप्त हो जाए, योज्य प्रतिलोम कहलाती है। योगात्मक तत्समक। अब देखो तत्समक का मतलब क्या है, क्या हमने गलत लिख दिया क्या, तो देखो अच्छा एक चीज मुझे आप बताओ, अब अगर मान के चलो मुझे, अच्छा तत्समक का मतलब है, जैसे अभी हमने इससे पहले क्या था, हमें एक चाहिए था, है ना, तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर मैं इस परिमेय संख्या में, अच्छा अब हम प्रतिलोम को पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम का मतलब होता है, हमने अभी सीखा कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर इस परिमेय संख्या का अगर हम उल्टा कर देंगे, उल्टे का मतलब -1, उल्टा एक तो होगा, अगर कोई संख्या प्लस की है तो माइनस की। अच्छा ऐसे तो नहीं है, सी है तो इसका उल्टा कैसे, ऐसे सी करोगे, अगर ये 6 ऐसे है तो ऐसे करोगे, नहीं ना, तो इस तरीके से क्या होगा, ये a है, इसका उल्टा, अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर इधर क्या मिल जाएगा बच्चा, 0, इधर क्या मिल जाएगा हमें, 0। कहने का मतलब हमें इसका उल्टा अपोजिट करना है, किसमें, जब बात प्रतिलोम की चल रही हो तब। तो देखो a माइनस a हमें क्या चाहिए, 0। अब देखो इसको करके देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई परिमेय संख्या 5 है, इस 5 में मैं क्या जोड़ूं जिससे मुझे 0 मिल जाए, इस 5 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए। योगात्मक तत्समक का मतलब क्या है, योगात्मक तत्समक का मतलब क्या है, योग का मतलब वही होता है जोड़ना, तो इसमें मैं क्या जोड़ दूं जिससे मुझे 0 मिल जाए। अब आप अगर इसमें 0 जोड़ोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 5, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 0। तो देखो अगर मैं 5 में माइनस के 5 जोड़ दूंगा तो क्या मुझे 0 मिलेगा, आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल, क्यों, देखो 5 का 5 प्लस और माइनस, माइनस और ये 5, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, 0। हर एग्जांपल में आप कर सकते हो, एग्जांपल बहुत सारे, मान के चलो अगर मैं 2/3 है, इस 2/3 में से मैं क्या घटाऊं, सॉरी क्या जोड़ूं मैं इसमें, क्या मुझे 0 प्राप्त हो जाए। 2/3 में से क्या घटाना होगा जिससे हमें 0 प्राप्त हो जाए, तो आप बोलोगे कि सर माइनस के 2/3 घटा दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, 0। देखो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 3, 3 का 3 में देंगे तो एक बार और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, प्लस माइनस माइनस, 3 का भाग 3 में एक बार और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, 0/3, और किसी भी संख्या का भाग अगर 0 में दोगे तो वो हमेशा ही क्या आएगी, 0 आ जाएगी। आप समझ पा रहे होंगे। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, हमेशा जो भी परिमेय संख्या दे रखी है उसका उल्टा उसमें जोड़ दीजिए, प्लस की है तो माइनस की जोड़ दीजिए और माइनस की है तो प्लस की। अगर इसी जगह पर मैं आपसे बात करूं कि आपसे बोला कि -6 या माइनस की 6/2 या माइनस की मतलब p/q करो वो या सिंगल संख्या कुछ भी हो, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इस माइनस की 6/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इस माइनस के 6/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो
आप इसमें प्लस के 6 बटे जोड़ दीजिए, आंसर कोई क्या आ जाएगा 0। क्यों आ जाएगा? इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 का भाग 2 में एक बार, एक का गुणा माइनस के 6 से करेंगे तो माइनस के 6, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 2 का भाग 2 में एक बार, एक का गुणा 6 से करेंगे तो 6, तो माइनस के 6 में से प्लस का 6 जाएगा तो 0 बटे 2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो हमेशा क्या आएगी? 0 ही आएगी। यहां तक समझ पाए आप? योज्य प्रतिलोम। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम में होगा। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम में, लेकिन हमें गुणात्मक प्रतिलोम में 0 नहीं चाहिए। ये क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। तो देखो, इसकी जो मेथड होता है या थ्योरी होती है वो क्या कहती है, जैसे मान के चलो हमें a है, अगर a के साथ में गुणा 1 का कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा ना। लेकिन इसी जगह पे अभी हमने लेकिन क्या पढ़ा था? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। ये तो सिंगल संख्या है, इसलिए आपके लिए इस वाली बात को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन इसी जगह पे अगर मैं आपसे बात करूं तो सॉरी, 1 का गुणा नहीं होगा, 1 बटे a का होगा। कितने का होगा? 1 बटे a का, और हमें मिलेगा क्या? 1। हमें क्या मिलेगा? 1। तो देखो क्या हुआ, ऐसी संख्या जो दी गई परिमेय संख्या से गुणा करने पर गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। अगर मैं मान के चलो किसी संख्या परिमेय संख्या को मैं a मान लेता हूं, जो a है वो क्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमें इसका उल्टा क्या होगा? क्या आप ऐसे तो नहीं कर रहे ये प्लस किए तो आप माइनस का कर दो, नहीं, लेकिन हमें गुणा करना है, और गुणा में उल्टा क्या होगा? 1 बटे a। अब 1 बटे 1 क्यों आया? अच्छा, मैं 1 के नीचे 1 लगा लूंगा तो फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे सर नहीं। तो अब ये संख्या, ये वाली संख्या इस तरीके से लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल। अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बटे 1 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो हमें प्राप्त क्या होगा? 1 क्यों प्राप्त होगा? a से 1 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। कुछ इस तरीके से ये काम करता है। क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। एग्जाम्पल लेंगे, देखो एग्जाम्पल में जैसे मान के चलो अगर मैं आपसे बात करूंगा कोई परिमेय संख्या है 2 बटे 3 और हमें चाहिए 1 ही तो आया बात ना, हमें 1 चाहिए, तो 1 कब आ सकता है? जब हम इसका उल्टा कर देंगे। उल्टे का मतलब 3 बटे 2, तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार, 2 से 2 कट जाएगा एक बार, इधर भी 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 बटे इधर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 को 1 में 1 का भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा? हमें 1 मिल जाएगा। ये तो हुआ आपका सिंगल संख्या। अगर वो सॉरी पर मतलब p बटे क्यूब वाली संख्या हो गई। अगर हम सिंगल संख्या भी लेंगे, जैसे मैं बोलूं आपसे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा बच्चा 1 बटे 4। कितना हो जाएगा? 1 बटे 4। इस तरीके से जो भी हमने करा था ना, a को हमने इस तरीके से लिख दिया और इसका उल्टा क्या कर दिया था? 1 बटे 1। उसी तरीके से 4 के नीचे अगर मैं मान के चलो 1 लगा लूंगा तो फर्क पड़ेगा क्या? आप बोलोगे सर नहीं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बटे 4। क्यों? 4 से 4 कट जाएगा और 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब हमें 1 चाहिए। 1 बनाने के लिए हमें इस तरीके से इसकी प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, ये थे हमारे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे। सारे के सारे गुणधर्म रटने की जरूरत नहीं है, मैंने एक को बहुत स्लो मोशन में डीपली समझाया। तो ये हमारे गुणधर्म कंप्लीट हुए। अब कल की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तो कल की क्लास में। जब तक के लिए अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें, पढ़ते रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं कल की क्लास में।